डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस से रिलेटेड लेक्चर के अंदर हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। इससे ठीक पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ एथेन के बारे में, जहां पर दो कार्बन वाली जो एल्केन है उनके कार्बन कार्बन के मध्य उपस्थित एकल बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन होने से वहां पर दो प्रकार के संरूपणीय व्यवस्था जो है वो हमने देखी थी। पहली व्यवस्था स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन की थी और दूसरी व्यवस्था वहां पर इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन की थी, और दोनों के मध्य जो एनर्जी डिफरेंस है वो 12 किलो जूल पर मोल का होता है, जो कि सामान्य रूम टेम्परेचर पर उन्हें प्राप्त हो जाता है और वो आसानी से एक रूप से दूसरे रूप के अंदर क्या है परिवर्तित हो सकते हैं। जहां पर हमने देखा था कि जो स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है वो इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन से अधिक स्थायी व्यवस्था होती है। उस वीडियो का जो लिंक है वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन टैब में शेयर किया हुआ है, तो आप उसे जाकर के उसे देख सकते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम शुरू करेंगे आज प्रोपेन एंड ब्यूटेन के कॉन्फॉर्मेशंस के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोपेन का कॉन्फॉर्मेशन। अब हम जानते हैं कि प्रोपेन के अंदर अब CH3 के मध्य में एक CH2 यहाँ पर आपके सामने और आ गया है, तो ये तो प्रोपेन है। अब इसके कॉन्फॉर्मेशन को किस प्रकार से समझें। एथेन का जो एक हाइड्रोजन है, यदि उसे रिप्लेस करके वहां पर CH3 लगा दिया जाए तो CH3 और ये फ्रंट कार्बन पर CH2 और बैक कार्बन पर CH3, अर्थात अब आपको जो यहां पर दिख रहा है वो बीच वाला कार्बन एटम दिख रहा है जहां पर दो हाइड्रोजन है और उसी पर एक CH3 है, जबकि जो बैक कार्बन है उस बैक कार्बन पर क्या है, 3 हाइड्रोजन एटम है। अब ये जो व्यवस्था है उसकी, ये स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन की व्यवस्था है, जहां पर कि फ्रंट कार्बन के जो ग्रुप्स हैं वो बैक कार्बन के ग्रुप्स से मैक्सिमम डिस्टेंस पर मैक्सिमम डायहेड्रल एंगल जो 60 डिग्री हो सकता है यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं, और जहां पर सबसे कम तनाव है और ये सबसे अधिक स्थायी अवस्था उनकी होगी। यदि इसे बॉलिस्टिक मॉडल से आप देखोगे तो हम देखेंगे कि हम इस कार्बन को देख रहे हैं और इस कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन ग्रीन कलर से, और इस कार्बन पर ये जो मिथाइल है वो यहाँ पर है, ये 3 हाइड्रोजन इस मिथाइल के, और बैक कार्बन ये वाला, इसके तीनों जो हाइड्रोजन है वो इस प्रकार से। अब ये जो तीनों हाइड्रोजन है वो इन दोनों हाइड्रोजन और इनसे क्या है, स्टेगर्ड पोजीशन पर उपस्थित होते हैं। जब हम इसको 60 डिग्री पर यदि रोटेट कर दें तो क्या होगा, ये मिथाइल ग्रुप इस H के ऊपर आ जाएगा जो कि ग्रसित व्यवस्था होगी। अब ये इक्लिप्स्ड प्रोपेन है। अब इस व्यवस्था के अंदर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर CH3 जो है इस हाइड्रोजन पर इक्लिप्स्ड है, तो यहाँ पर स्ट्रेन 6 किलो जूल पर मोल का है, जबकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन का इक्लिप्स्ड पोजीशन होती है तो स्ट्रेन 4 किलो जूल पर मोल का था, जैसा कि हमने एथेन के केस में देखा था। तभी 4 4 और 4 एथेन के केस में तो 12 किलो जूल पर मोल का हमने क्या देखा था, स्ट्रेन देखा था। लेकिन यहाँ पर अब एक हाइड्रोजन के स्थान पर क्या आ गया है, मिथाइल आ गया है, तो मिथाइल के आते से ही जो स्ट्रेन है, टॉर्सनल स्ट्रेन, वो बढ़कर के कितना हो गया, 6। तो कुल मिलाकर के प्रोपेन की जो इक्लिप्स्ड पोजीशन प्रोपेन है या इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन है, वहां पर टोटल जो टॉर्सनल स्ट्रेन है वो कितना हो गया, 6 और 4 10 और 4 14 किलो जूल पर मोल का। ये उसकी बॉलिस्टिक मॉडल के अंदर हम विवेचना यहाँ पर कर सकते हैं। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में यदि हमें देखना है तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि आप CH3 और H डायहेड्रल एंगल 0 तो इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन, एनर्जी हाई पर 14 किलो जूल पर मोल। 60 डिग्री का रोटेशन होने पर डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री यदि आपने कर दिया तो स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन मिल गया, स्टेबल हो गया। अगेन इसे आप रोटेट करोगे तो CH3 ये वाला जो H है वो CH3 के वापस पास आ गया, तो टोटल वापस से 14 किलो जूल पर मोल से इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रोपेन के केस में भी आपको केवल 2 ही कॉन्फॉर्मर्स मिलेंगे। कौन कौन से, पहला इक्लिप्स्ड और दूसरा स्टेगर्ड, क्योंकि ये जो मिथाइल है यदि वो इस प्रोटॉन के साथ इक्लिप्स्ड पोजीशन पर उपस्थित है तो यदि ये मिथाइल इस हाइड्रोजन के साथ आ जाएगा तब भी इक्लिप्स्ड होगा सेम, और यदि वो इसके साथ आ जाएगा तब भी वो इक्लिप्स्ड पोजीशन ही होगी सेम। इसीलिए यहाँ पर आपको 2 ही प्रकार से क्या मिलेंगे, कॉन्फॉर्मर्स मिलेंगे। एक कौन सा, स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन, और दूसरा कौन सा, इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशंस।
तो ये बात हुई यहाँ पर प्रोपेन के कॉन्फॉर्मेशंस के बारे में, जहां पर हमें सिर्फ वापस से एथेन के अनुसार ही क्या मिले, 2 संरूपण मिले। अब हम बात करेंगे आगे ब्यूटेन के बारे में। ये 1 क्लोरोप्रोपेन का एक एग्जांपल लिया है कि यदि 1 क्लोरोप्रोपेन हो तो उस परिस्थिति के अंदर क्या होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रोपेन यानी कि CH3 और ये बैक वाले कार्बन पर CH2, लेकिन अब फ्रंट कार्बन पर आपने यदि Cl लगा दिया तो ये पोजीशन यदि होगी इसकी स्टेगर्ड तो ही ये स्टेबल होगा, लेकिन जैसे ही इक्लिप्स हो जाएगा तो लीस्ट स्टेबल होगा। ये भी कौन सा, फुली इक्लिप्स्ड कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर मिथाइल और क्लोरीन दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गई। यदि ये क्लोरीन H के ऊपर हो, जैसे मान लिया इसका रोटेशन आपने यदि करा लिया, तो एक क्लोरीन तो इस हाइड्रोजन के साथ और ये मिथाइल इस हाइड्रोजन के साथ, तो वो फुली इक्लिप्स्ड न होकर के इक्लिप्स्ड पोजीशन कहलाएगी और वो इस व्यवस्था से थोड़ा सा अधिक स्थायी अवस्था होगी। हाँ, कंप्लीटली इक्लिप्स्ड पोजीशन के अंदर यही व्यवस्था क्या होगी, उसकी सर्वाधिक अस्थायी व्यवस्था होगी। नाउ कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन के बारे में, ये सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है हमारे लेक्चर का, और एग्जाम के अंदर इस पर मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते रहे हैं। तो सबसे पहले ब्यूटेन क्या होता है, यहाँ पर इसे बताया गया कि CH3 CH2 CH2 CH3 ये हमारा ब्यूटेन है। अब हम इसे किस प्रकार से इसे समझे, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर कि रोटेशन बिटवीन C2 एंड C3 कार्बन को देखेंगे। यहाँ ए मिस रह गया है, रोटेशन बिटवीन हम C2 C3 कार्बन यानी कि इस कार्बन के सापेक्ष क्या देखेंगे, हम घूर्णन को देखेंगे और फिर इसके कॉन्फॉर्मेशंस को देखेंगे। तो यदि आपने इधर की तरफ से देखा C2 कार्बन को मान लिया, तो C2 कार्बन पर क्या लगा हुआ है, एक CH3 और 2 CH2 है। तो C3 कार्बन पर भी क्या है, एक CH3 और 2 CH2 है। अब आप देख सकते हो कि यदि ये CH3 इस प्रकार से ऊपर है और ये CH3 इस प्रकार से ऊपर है, तो इधर से यदि आप इसे देखोगे तो ये वाला CH3 जो है वो छिप जाएगा। इसीलिए ये पोजीशन क्या है, टोटली इक्लिप्स्ड, पूर्ण ग्रसित व्यवस्था कहलाई। यदि आप रोटेशन कराओ 60 डिग्री का तो ये मिथाइल ग्रुप क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि जैसे ही इसको आपने रोटेट करा दिया, ये वाला यही है, इस पीछे वाले को हम नहीं घुमा रहे, ये यही है। आपने इसे जैसे ही घुमाया तो वो प्लेन से, प्लेन पोजीशन में था ना, प्लेन से कहाँ गया, ऊपर आ गया, तो दूर हो गया। आगे वापस 60 डिग्री का रोटेशन कराओगे तो ये पोजीशन जो है वो क्या कहलाती है, इसकी गोश पोजीशन कहलाती है। अगेन जैसे 60 डिग्री का रोटेशन हुआ तो 60 डिग्री के रोटेशन पर 60 डिग्री ने हाइड्रोजन को क्या कर लिया, ग्रसित कर लिया, तो ये इक्लिप्स्ड पोजीशन कहलाई इसकी 120 डिग्री पर। अगेन 60 डिग्री के रोटेशन पर ये जो मिथाइल है वो कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, तो ये पोजीशन क्या कहलाती है, उसकी एंटी पोजीशन 180 डिग्री पर, और ये उसकी क्या होगी, सर्वाधिक स्थायी व्यवस्था होगी। क्योंकि आप वापस से यदि इसका रोटेशन कराओगे तो CH3 इस H को ग्रसित कर लेगा, जो इसी का ही एक अगला रूप है, जो कि इक्लिप्स्ड पोजीशन कहलाएगी एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तब एंगल हम इधर से देखेंगे। वापस से यदि ये रोटेट करके यहां पर आ जाएगा तो इसी का दूसरा रूप प्राप्त होगा, जो कि गोश पोजीशन कहलाएगी 60 डिग्री पर। अगेन रोटेशन होगा तो यही व्यवस्था आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये ब्यूटेन के कॉन्फॉर्मेशंस के बारे में है। नाउ गोश इंटरेक्शन इन ब्यूटेन, तो गोश इंटरेक्शन जो है ब्यूटेन का, उसे हम किस प्रकार से पिक्टोरियल डायग्राम के माध्यम से कैसे समझें, तो ये बड़ा ब्यूटीफुली यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये फ्रंट कार्बन, उस पर मिथाइल ग्रुप और ये उसके CH2, ये बैक कार्बन, उस बैक कार्बन के दोनों H2 और ये उस पर CH3। तो गोश पोजीशन वही है जहां पर कि दो CH3 क्या है, एक दूसरे के नजदीक है। ये आप इस स्लाइड में देख सकते हो, ये आपकी गोश पोजीशन, दो CH3 जब आपके क्या है, नजदीक अवस्था में है, तो ये क्या कहलाएगा, गोश पोजीशन इसकी कहलाएगी। ये दोनों नजदीक अवस्था में है। तो CH3 का ये क्लाउड, CH3 का ये क्लाउड, तो ये CH3 बहुत अधिक क्या है, टॉर्सनल स्ट्रेन तो है ही, साथ के साथ ही स्टेरिक स्ट्रेन भी यहाँ पर क्या है, दिख रहा है। त्रिविमीय विकृति भी यहाँ पर क्या नजर आ रही है। टू डिफरेंट इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशंस, ब्यूटेन के अंदर हमें दो अलग प्रकार के क्या मिलते हैं, इक्लिप्स्ड संरूपण मिलते हैं। पहला तो इक्लिप्स्ड कौन सा है, जिसमें कि मिथाइल ने हाइड्रोजन को ग्रसित किया हुआ है। तो एक मिथाइल ने इसको और एक हाइड्रोजन ने इस मिथाइल को, तो दोनों के लिए 6 किलो जूल पर मोल
इसके लिए भी 6 किलो जूल पर मोल, और हाइड्रोजन का हम जानते हैं 4 किलो जूल पर मोल होता है। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 16 किलो जूल पर मोल का क्या है, स्ट्रेन यहाँ पर हमें नजर आ रहा है इस इक्लिप्स्ड स्थिति के अंदर। दूसरी इक्लिप्स कंडीशन क्या हो सकती है, जो कि टोटली इक्लिप्स्ड वाली थी, जिसमें कि एक मिथाइल ने दूसरे मिथाइल को यदि ग्रसित कर लिया, तो यहाँ पर 11 किलो जूल पर मोल का स्ट्रेन है, और दोनों हाइड्रोजन के लिए 4 और 4 तो 11 4 15 4 19, यानी कि 19 किलो जूल पर मोल का स्ट्रेन है। तो ये दोनों इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन में कितना स्ट्रेन होता है ये यहाँ पर दिखाया गया है। निश्चित रूप से यहाँ पर जब स्ट्रेन ज्यादा है तो ये सर्वाधिक अस्थायी व्यवस्था है, और यहाँ स्ट्रेन 16 है, तो इसका मतलब ये व्यवस्था इससे थोड़ी सी ही कुछ स्थायी है। नाउ स्ट्रेन एनर्जी कैन बी क्वांटिफाइड। अब स्ट्रेन एनर्जी जो है वो अभी हम एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन तीनों के केस में हमने देखा कि जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इक्लिप्स्ड पोजीशन पर है तो उनका स्ट्रेन 4 किलो जूल पर मोल है। जब CH3H के साथ में इक्लिप्स्ड पोजीशन में है तो वहां पर 6 किलो जूल पर मोल का स्ट्रेन है। तो इस प्रकार से स्ट्रेन जो है वो किस प्रकार से क्वांटिफाइड यानी कि वृद्धि कर सकता है वो हम यहाँ पर समझ सकते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन की इक्लिप्स्ड है तो टॉर्शनल स्ट्रेन मिलेगा 4 किलो जूल पर मोल का। हाइड्रोजन का मिथाइल के साथ में यदि है तो मोस्टली टॉर्शनल ही है, वहां पर स्टेरिक कम ही हो पाता है, वो 6 किलो जूल का है। लेकिन जब मिथाइल और मिथाइल का इक्लिप्स्ड है तो टॉर्शनल के साथ साथ स्टेरिक, क्योंकि वहां पर अब त्रिविमीय में बाधा भी उत्पन्न होती है, तो वो 11 किलो जूल पर मोल का है। और जब गोश पोजीशन के अंदर दोनों मिथाइल होते हैं तो वहां पर सिर्फ वो टॉर्शनल स्ट्रेन ना होकर के स्टेरिक स्ट्रेन कहलाता है, जो कि 3.8 किलो जूल पर मोल का होता है। ये हमने देखा भी, ब्यूटेन हैज स्टेरिक एंड टॉर्शनल स्ट्रेन व्हेन इक्लिप्स्ड। ब्यूटेन में स्टेरिक यानी कि त्रिविमीय और टॉर्शनल यानी कि मरोड़ी विकृति होती है कब, जबकि वो इक्लिप्स्ड स्थिति के अंदर होता है। ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, इस इधर से आप देखोगे तो इस मिथाइल ग्रुप ने इसको ढक रखा है, तो स्टेरिक त्रिविमीय ये आप देख सकते हो यहाँ पर, इस मिथाइल ने इस टाइम। तो ये तो टॉर्शनल स्ट्रेन तो है ही इसमें, साथ के साथ त्रिविमीय स्ट्रेन है, टोटल इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। ये इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है इसका। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब डायरल एंगल 0 है यानी कि टोटली इक्लिप्स्ड पोजीशन यदि है उसकी, तो 21 किलो जूल पर मोल का इसके अंदर क्या है, एनर्जी है। तो मोस्टली यानी कि हाईली अनस्टेबल स्टेट इसकी ये होती है। जैसे ही हमने 60 डिग्री पर इसे रोटेट किया तो ये गोश कॉन्फॉर्मेशन हुआ, तो वो 0.9 यानी कि 3.8 किलो जूल पर मोल पर है। गोश से नॉर्मल इक्लिप्स पोजीशन पर है तो एनर्जी गेन हो गई। अब ये वापस से आपने रोटेट किया तो ये एंटी पोजीशन हो गया, जो कि सर्वाधिक स्थायी अवस्था है। दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। ये सिन और एंटी क्या होते हैं, ये आप एथेन, तो वो जो नॉर्मल फर्स्ट जो हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर हमने पढ़ा था वहां पर आप समझ जाएंगे कि एंटी जब दोनों एक दूसरे के विपरीत स्थिति में उपस्थित होते हैं, दो समूह हैं, तो वो एंटी विन्यास कहलाता है। तो ये सर्वाधिक स्थायी व्यवस्था है। वापिस से जब हम इसे रोटेट करेंगे तो हमारे वापिस से इक्लिप्स्ड विन्यास प्राप्त होगा, जिसका कि एनर्जी लेवल यही होगा। इसे हम वापिस से रोटेट करेंगे तो यहाँ पर होगा तो ये हमारा गोश विन्यास प्राप्त हो जाएगा, जो कि ये विन्यास प्राप्त होगा। और अल्टीमेटली 360 डिग्री के रोटेशन पर हमें वापस से यही टोटल इक्लिप्स्ड विन्यास प्राप्त हो जाएगा। तो ये ब्यूटेन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता रहा है। थैंक यू। तो इन तीनों वीडियो लेक्चर्स में, जहां पर हमने सबसे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ एल्केन्स यानी कि एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था, जहां पर हमने तीनों प्रकार के स्ट्रेन्स जो थे, स्टेरिक, टॉर्शनल और एंगल स्ट्रेन के बारे में जानकारी दी थी, जहां पर हमने कुछ डेफिनेशंस भी आपको बताई थी। सिन डेफिनेशन क्या होता है, एंटी क्या होता है, स्टेगर्ड क्या होता है, इक्लिप्स क्या होता है, और उन सब के बारे में जानकारी दी थी। उसके बाद वाले लेक्चर के अंदर हमने एथेन के कॉन्फॉर्मेशंस को डिस्कस किया था, और आज इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया है क्या, प्रोपेन एंड ब्यूटेन के कॉन्फॉर्मेशंस के बारे में। इन तीनों वीडियोस को एक साथ देखने के लिए आप जो प्लेलिस्ट दी हुई है यहाँ पर कॉन्फॉर्मेशंस की, उस प्लेलिस्ट को जाकर के आप एंड स्क्रीन पे जो प्लेलिस्ट दी हुई है उसे जाकर के आप देख सकते हैं। थैंक यू।